तो चलिए दोस्तों, आज सफलता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फूट पड़ी? अलग अलग होगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम की फूट पड़ी कब? तो पहली बार फूट पड़ी सूरत अधिवेशन कब? 1907 में, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी, ये जो फूट पड़ी थी ये पहली बार, यानी मतभेद हो गया था, पहली बार फूट पड़ी थी। तो कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी? तो कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी 1918 में। कौन सा अधिवेशन में? तो बम्बई अधिवेशन, 1918 के बम्बई अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये 1918 बम्बई अधिवेशन के? तो हसन इमाम, हसन इमाम। ठीक, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता कब हुआ? तो पहली बार समझौता हुआ 1918 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन था? तो इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। और ये किनके प्रयासों से? तो मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गई थी। ये कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट, क्यों कि क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी नेताओं के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसी अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं को पहली बार मीटिंग में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य, यानी खादी के वस्त्र पहनकर ही आपको मीटिंग में आना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। और यह अधिवेशन कब हुआ था? गुवाहाटी अधिवेशन, तो यह हुआ था 1941 में। ठीक है। और ये नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 1926 में हुआ था, 1926 में। लेकिन ये कांग्रेस का कौवा अधिवेशन था, तो 41वां अधिवेशन था, 41वां अधिवेशन था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 वाला, तो श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है। एक क्वेश्चन से जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बारे में मैंने बता दिया। सूरत अधिवेशन पहली बार फूट पड़ी, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ी, ये दूसरी बार फूट पड़ी थी, दूसरी बार फूट, यानी मतभेद हो गया। तो 1918 का बम्बई अधिवेशन, अध्यक्ष हसन इमाम। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल कब गए, पैचअप कब हो गया? तो 1918, सॉरी ये 1918 नहीं होगा दोस्तों, ये 1916 होगा, मिस्टेक हो जाता कभी कभी। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और ये गुवाहाटी अधिवेशन में क्या हुआ? तो पहली बार कांग्रेसी नेताओं को मीटिंग में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। और ये कब हुआ था? 1926 में, जो कि कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? वेलिंगटन, लिलिथगो, वेबल, इरविन। तो ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको लिलिथगो के शासनकाल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये आपको शुरू हुआ था 1940 में। कब? तो 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था पवनार आश्रम, पवनार आश्रम। कहाँ है पवनार आश्रम? महाराष्ट्र से। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में, मतलब पहली बार सत्याग्रह में भाग कौन लिए? तो इसके पहले सत्याग्रही थे, पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। पूछेगा कि इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही, तो इसके दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ पीवाईक्यू में है ये सब। और इसके तीसरे सत्याग्रही थे आपके, तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त रेड्डी, ब्रह्मदत्त
दत्त रेड्डी। ठीक है। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता कौन, मतलब किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। और ये जो निम्नलिखितों के शासनकाल में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो 1740 को शुरू हुआ। तो इसी के शासनकाल में और क्या क्या घटना घटा? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ निम्नलिखितों के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 या 9 अगस्त रात में हुआ था। तो 8 या 9 अगस्त 1942 को। और इसके अलावा तो क्रिप्स मिशन का गठन, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था कब? तो 21 मार्च 1942। 21 मार्च 1942। ये भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो बम्बई से, बम्बई के में कहाँ? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, जिसका अब नया नाम क्या है? इस ग्वालियर टैंक मैदान का नया नाम, तो इसका नया नाम है अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है। तो ये क्वेश्चन के रिलेटेड जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा था मैंने आपको सारा बता दिया। ये जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा है ये सारा VVI है, इसको स्किप मत करिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये सत्यमेव जयते लिया गया मांडुक्य उपनिषद से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मांडुक्य उपनिषद। ठीक। और ये उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो ये मांडुक्य उपनिषद। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो नाम सही लग रहा है, सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है। और ये सबसे महान उपनिषद ये भी पूछता है, सबसे महान उपनिषद कौन सा है? सबसे महान उपनिषद कौन सा है? तो ये छंदोग्य उपनिषद। और ये जाबलो उपनिषद, तो इसी जाबलो उपनिषद 4 आश्रमों की चर्चा की गई। 4 आश्रम की चर्चा किसमें है? तो जाबलो उपनिषद में। 4 आश्रम कौन कौन सा है? 4 आश्रम तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य की आयु कितनी थी? ब्रह्मचर्य पालन 0 से 25 वर्ष। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने में 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ की आयु 50 से 75 वर्ष, यानी वन की ओर प्रस्थान कर गए, जंगल में चले गए। और सन्यासी तो 75 से 100 वर्ष। ठीक है। अच्छा, ये पूछता है मतलब उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद जो है इसका अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना, इसका मतलब ये। ठीक है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 13, लेकिन मुख्य रूप से कितना माना गया है? मेनली तो मुख्य रूप से माना गया उपनिषद ओनली 13, लेकिन टोटल है उपनिषद कुल संख्या 108। उपनिषद कुल संख्या 108। ठीक है, 108 है, लेकिन मुख्य रूप से कितना? 13। और ये यम और नचिकेता के बीच संवाद किस उपनिषद में है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यम और नचिकेता के बीच संवाद, बातचीत, नचिकेता के बीच संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। और पूछता है, एसएससी में आ चुका है कि आरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद किसमें है? आरुणि और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद, श्वेत केतु के बीच संवाद किसमें है? कौन सा उपनिषद में? तो ये है आपका कौन सा उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है।
तो इतना सारा हम लोग देखें एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना फैक्ट बन रहा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है महावस्तु जो है, महावस्तु ये महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जितने भी घटना है संबंधित ये सब महावस्तु पुस्तक में। तो ये पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? तो ये महावस्तु का संबंध है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, महायान शाखा, ठीक है। और ये इस महायान शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इसे कहा जाता है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था पूछेगा। गौतम बुद्ध के संबंध में हम देख लेते हैं थोड़ा उनके बारे में डिटेल। गौतम बुद्ध, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी गांव, कपिल वस्तु लुम्बिनी गांव, कहाँ? तो नेपाल में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 563 ईसा पूर्व में जन्म और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा, यानी कुशीनगर, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो शुद्धोधन, और माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। और इनकी मौसी का नाम क्या था? क्योंकि इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पालन यानी पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की पालन पोषण, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। अच्छा, गौतम बुद्ध के ये शुद्धोधन जो थे ये कहाँ के राजा थे? तो शाक्य गण के राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे, ठीक है। और महामाया कहाँ की थी? तो कोलीय राजवंश। महामाया कहाँ की थी? तो कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो संबोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष, संबोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में। और किस नदी के किनारे? तो गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, निरंजना या इसे ही कहते फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या था? इनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा था ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। जितना भी बता रहा सारे VVI है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि किस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण यह अनुर्वरक हो जाती है, यानी उर्वरक नहीं रहती है, बंजर टाइप की मिट्टी हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी होगी? तो लेटराइट मिट्टी। आंसर होगा सही, लेटराइट। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मानसूनी और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। और ये लेटराइट मिट्टी कौन सी प्रोसेस द्वारा? तो निक्षालन प्रोसेस द्वारा होती है, यानी लीचिंग प्रोसेस द्वारा निर्मित मिट्टी है। यानी इस पर जब तीव्र वर्षा, तेज वर्षा होती है तो इसमें से जितना भी सिलिका, ये पोटाश, चूना, ये सब बारिश के तेज बहाव से बह जाते हैं और लास्ट में अंतिम बचते क्या है? तो लोहा और एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। इसीलिए लास्ट में मतलब ये मिट्टी सूख जाती है तो ईंट जैसा एकदम कठोर हो जाती है, और ये जब गीली हो जाती है तो मुलायम रहती है, ठीक है। और ये लेटराइट मिट्टी उर्वरक होती है, लेकिन इसमें खाद डालकर फसल उगाया जाता है। तो खाद डालने के बाद कौन कौन सी इसमें फसल उगाए जाते हैं? मतलब खाद डालने के बाद ये उपजाऊ हो जाती है मिट्टी, तो खाद डालने के बाद इनमें कौन कौन से फसल उगा सकते हैं? खाद डालने के बाद तो इसमें हम लोग उगा सकते हैं काजू, किशमिश, चाय, कॉफ़ी, मसाला, रबड़,
ये सब लेटराइट मिट्टी में हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षेत्रफल मतलब कौन सी मिट्टी का है भारत में सबसे ज्यादा? तो ये जलोढ़ मिट्टी का ही है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक रूप से यही पाई जाती है। कहाँ पर भारत में भी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कितना पाया जाता है पूरे 100% में? तो 100 में अकेला 43% ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। 100 में लगभग 43% जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? अच्छा, इसका भी रंग कैसा होता है? तो इसका भी रंग जो है भूरा या लाल टाइप का होता है, भूरा या लाल। और लाल मिट्टी का लाल रंग, तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसमें आयरन ऑक्साइड के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए लाल रंग होता है। और ये लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र में। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, जगह नहीं है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो टोटल 8 भागों में। इसका ट्रिक क्या है? तो जलकल, ज से जलोढ़ मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, फिर ल से लेटराइट मिट्टी, जलकल। मपदल, म से मरुस्थलीय मिट्टी, प से पर्वतीय मिट्टी, द से दलदली मिट्टी और ल से लवणीय मिट्टी। इसके अनुसार 8 भागों में। अच्छा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है मैंने लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मतलब उसमें कम, सरल कार्बनिक का मतलब क्या है? उसमें कम से कम परमाणु मौजूद हो, उसे हम कहते हैं सरल कार्बनिक यौगिक। तो सबसे सरल कौन सा है? तो मीथेन है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। यानी CH4 का मतलब C यानी कार्बन 1 और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 है, 1 2 3 4। CH4 यही सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। अच्छा, मीथेन गैस ये कहाँ से निकलता है? मीथेन गैस का उत्सर्जन, तो पहले ये जानिए कि मीथेन गैस का अन्य नाम क्या है? तो मीथेन गैस का अन्य नाम है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलता है? तो दलदली भूमि से CNG, जो CNG गैस हम लोग भराते हैं उसमें मीथेन गैस, कीचड़ से, जो कीचड़ जमा होता है कीचड़ से मीथेन गैस, उसमें मीथेन गैस। अच्छा, तो उसके अलावा कोयले के खदान से मीथेन गैस निकलता है। गाय की जुगाली से मीथेन गैस निकलता है। देखते नहीं, गाय कभी कभी ऐसे मुंह चलाते रहती है पूरा, तो वो क्या करती है? गाय की जुगाली, वही उसी को जुगाली कहते हैं। मुंह ऐसे नहीं चलाती है तो पूरा उसके मुंह से लार टपकता है सफेद रंग का, तो वही गाय की जुगाली से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, अच्छा मीथेन। अच्छा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? सिगरेट फूकते हैं ना, तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है सिगरेट लाइटर में। चलिए, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट था बता दिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका क्या होगा आंसर? तो सही आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन? ऑक्सीजन। ये
सबसे ज़्यादा, लेकिन इसका प्रथम 4 क्रम क्या है? तो इसका प्रथम 4 क्रम है आ, का, हा, ना। इसका एक ट्रिक है आ, का, हा, ना। इसका मतलब क्या है? आ से ऑक्सीजन, का से कार्बन, हा से हाइड्रोजन और ना से नाइट्रोजन। ठीक है, ये मैं खुद से एक ट्रिक बनाया हूँ याद करने के लिए। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, आकाहाना। लेकिन पूछेगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? यौगिक जो दो रूप में मिले एक साथ, तो यौगिक हो जाएगा जल। ये जल मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये जल है। कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग मानव शरीर में लगभग 65% जल पाया जाता है हम लोग के शरीर में नेचुरली। अच्छा चलिए, अब इसके एक क्वेश्चन इसमें और है कि पृथ्वी के भूप्रपटी यानी क्रस्ट में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी के भूप्रपटी यानी इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट। पृथ्वी 3 भागों में बटी है। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और सबसे नीचे कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी का जो ऊपरी वाला सबसे भाग है भूप्रपटी यानी क्रस्ट, ये इसमें पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? पृथ्वी की भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम। तो इसका ट्रिक क्या है? ओसिएलो कैसोपोमे। क्या है? ओसिएलो कैसोपोमे। ओ सी ए लो के सो पो में। ये एक ट्रिक है। ओ से क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। सी से क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन। ए से क्या हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम। ओ सी ए लो से क्या हो जाएगा? तो लोहा। ठीक है। केसो, के से क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम। सो से क्या हो जाएगा? तो सोडियम। पो से क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम। और में से क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बना मैं सारा बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की स्थायी समिति में सबसे पुरानी समिति कौन सी है? संसदीय समिति में सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी समिति कौन सी जगह? लोक लेखा समिति। लोक लेखा। इसका गठन कब हुआ था और किस एक्ट से हुआ था? तो इसका गठन हुआ था, लोक लेखा समिति गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत। कब? ईस्वी कौन? तो 1921 में हुआ था। भारतीय परिषद में 1921 में। अच्छा, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या तो कुल सदस्य संख्या होती है 22, जिसमें से 22 में लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। तो ये जो शुरू से ही तो सिर्फ पहले जब गठित हुआ शुरू में सिर्फ लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन बाद में राज्यसभा भी इसमें ऐड हो गया, इसके 7 सदस्य। तो कब से ये ऐड हो गया इसमें लोक लेखा समिति में? तो 1954-55 से। यह भी क्वेश्चन आया हो। ठीक, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्षी दल के नेता। सत्ता पक्ष नहीं, विपक्षी दल के नेता। जो कि अभी वर्तमान में कौन है विपक्षी दल के नेता? तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी इसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसके हेड कौन है? ये लोक लेखा समिति जो ये डायरेक्ट इसकी जांच तो नहीं करेंगे राहुल गांधी, तो इसके हेड किसकी कमान सौंपा गया इसको जांच करने की? तो इसके हेड कौन है? मतलब एक तरह से कमान किसको सौंपा गया है जांच वाच करने की? तो ये हो जाएगा आपका के.सी. वेणुगोपाल वर्तमान में लोक लेखा समिति के। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है तो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना।
ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना, सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी ये भारत सरकार के जो नियंत्रक महालय के परीक्षक हैं, जिसे भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। ये तो इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया जाता है और जांच करता है तो लोक लेखा समिति के द्वारा, ठीक है, कि कितना खर्चा हुआ, क्या सही में उसमें खर्चा हुआ या नहीं हुआ, यही सब। मैं एक पॉइंट और ऐड करिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। चाहे वो लोक लेखा समिति हो, प्राकलन समिति हो या लोक उपक्रम समिति हो, तीनों के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का। तो जितना फैक्ट बन रहा था इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ये आज का अंतिम 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे और फिर कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कथा शब्द की उत्पत्ति किस शास्त्रीय नृत्य से हुई है। कथा, तो कथा शब्द की उत्पत्ति हुई है कथक और कथकली दोनों से, तो ऑप्शन सी होगा इनमें से दोनों। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, इनमें से दोनों। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित घराना कौन कौन सा है? कथक शास्त्रीय संबंधित घराना, तो इससे संबंधित घराना आपका हो जाएगा संबंधित घराना। इसका ट्रिक एक मैं बनाया हूं, इसका ट्रिक है बलराज। बलराज 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 का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया ब से बनारस घराना, ल से लखनऊ घराना, रा से रायगढ़ घराना। रायगढ़ कहाँ का रायगढ़? तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना, छत्तीसगढ़। और ज से जयपुर घराना। ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है कि कथक से संबंधित घराना कौन कौन सा है? तो बलराज, ब से बनारस, ल से लखनऊ, र से रायगढ़, ज से जयपुर, ठीक है। घराना का मतलब क्या होगा कि शुरू से जो गुरु शिष्य के बीच मतलब एक परंपरा चली आ रही है, नृत्य का हो या कोई भी चीज सीखने का, तो जो गुरु शिष्य के बीच परंपरा है उसी को हम लोग घराना कहते हैं। और जिस घर से शुरू है घराना हो गया। कथक से संबंधित शास्त्रीय कलाकार कौन से हैं? ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो इससे संबंधित कलाकार हैं सितारा देवी, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा, रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, और एक लास्ट में हो जाएगा आपका बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, सारे भी महत्वपूर्ण है लेकिन कथक में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय क्लासिकल डांसर कौन है? तो बिरजू महाराज, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सरोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं? जो सरोद वाद्य यंत्र है उसमें इनको महारत हासिल है, तो इन किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अमजद अली खान, इमरत खान, शिव कुमार शर्मा, इलैया राजा। तो सही आंसर क्या होगा? सरोद सम्राट अमजद अली खान, ठीक है। और इनके 2 पुत्र हैं और एक पुत्री। इनके 2 पुत्र कौन है? इनके 2 पुत्र कौन है? तो एक अयान अली खान और अमान अली खान, अयान अली, अमान अली खान। और इनकी एक पुत्री भी है। उनकी पुत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। ये शुरू में पहले मुस्लिम धर्म में थी लेकिन बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और ये हिंदू धर्म में चली गई। तो अन्नपूर्णा देवी इन्हीं की बेटी है, अमजद अली खान की बेटी, ठीक है। तो ये, लेकिन ये याद रखिएगा, ये सरोद नहीं बजाती हैं। ये क्या बजाती हैं? तो ये बजाती हैं सुरबहार, सुरबहार वाद्य यंत्र बजाती हैं, सुरबहार वाद्य यंत्र। लेकिन अमजद अली खान पिता और उनके 2 पुत्र अयान अली, अमान अली, ये क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2014 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था उसमें संगीत से मतलब स्टेज परफॉर्मेंस किसने किया था? 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार वितरण किया गया उसमें स्टेज परफॉर्मेंस किसने किया? म्यूजिक ये सब देकर, तो यही सरोद सम्राट और उनके 2 पुत्र के द्वारा, याद रखिएगा।
इमरत खान क्या बजाते हैं? तो ये भी सुरबहार से संबंधित है, सुरबहार वाद्य यंत्र। और एक अन्नपूर्णा देवी है। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो ये संतूर बजाते हैं, संतूर। संतूर से और कौन कौन संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा हो गया, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, अभय सोपोरी, अभय सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल। ये सब किससे संबंधित है? संतूर से। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, अभय सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल। ठीक। इलैया राजा, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है संगीत सम्राट, संगीत सम्राट। जैसे सरोद सम्राट कहा जाता है अमजद अली खान को, उसी तरह संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? इलैया राजा को। ठीक है। तो ये दोस्तों आज का जो 10 क्वेश्चन था, ये मत समझिए कि ये सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन नहीं, ये 10 क्वेश्चन से मैंने 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवा दिए, बल्कि ज़्यादा ही करवा दिए। तो ये जितना भी मैंने क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट करवाए, ये सब आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लीजिए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया से वीडियो देखकर इसको नोट डाउन करिए और इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, मतलब मेरे बताने के बाद भी, तो समझिए कि वो किसी से नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। वो समझिए कि एग्जाम में वो 1-2 क्वेश्चन ऐसा देता है जो टाइम किल करने के लिए हो। ठीक है। तो इसलिए आज का सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 को। कल हम लोग एक नए से प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलेंगे और हर एक दिन आपको नए नए क्वेश्चन का वैराइटीज मिलेगा और उससे एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट मिलेगा। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।